उर्वी, तुम बहुत देर से फोन पर बिजी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए लेकर आया था। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में उर्वी से कहा, जो काफी देर से फोन से सेल्फी ले लेकर अपने दोस्तों को भेज रही थी। ना, मुझे कान से सुनना है, आंखों से थोड़ी ना। उर्वी ने फिर से कॉफी मग के साथ सेल्फी लेते हुए कहा, जो कि अभी अभी वेटर ने उसके सामने लाकर रखा था, जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए कुछ प्लेट्स भी थी। आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन कोई लड़का किसी लड़की को किस लिए बाहर डेट पर लेकर आता है? तुम ये भी नहीं समझती हो क्या? पुष्कर ने फिर से उर्वी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा। पुष्कर बड़ी उम्मीदों से उर्वी को आज उसके मनपसंद नॉर्थ कॉम्प्लेक्स के हडसन लेन कॉम्प्लेक्स में लेकर आया था। उसके हाथ में गुलाब का फूल था और वो आज उर्वी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उर्वी थी कि उसे अपने फोटोज खींचने और फिर फिल्टर लाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से फुर्सत ही नहीं थी। उर्वी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और वो ऐसे तो नहीं की जा सकती ना। पुष्कर ने फिर से झिझकते हुए उर्वी से कहा, मैं तुम्हारे दिल की बात पहले भी सुन चुकी हूँ और तुम्हें बता भी चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात यहाँ तुम्हारे साथ आने की, तो मेरा मन था घूमने का, तो मैं आ गई। दैट्स इट। अब इसमें इतना बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? उर्वी ने फिर से इतराते हुए पुष्कर से कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ उर्वी, और मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशनल हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। पुष्कर ने उर्वी से कहा, यार पुष्कर, तुम तो चेपी हुए जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें समझा तो चुकी हूँ ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों बार बार तोते की तरह एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो? यही प्रॉब्लम है तो मिडिल क्लास लड़कों की। जरा सा कोई लड़की ढंग से बात किया कर ले, बस हो जाता है तुम्हारा आई लव यू शुरू। हाँ। उर्वी ने लगभग गुस्से में पुष्कर को डांटते हुए कहा। पुष्कर ने नजरें बचाते हुए अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखा, जिनमें से कई उसकी ओर ही देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ये मिडिल क्लास की बात कहां से आ गई? और पहले तो तुम मुझसे अभी तक पुष्कर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में ही उर्वी ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया और कहा, क्यों बात नहीं है मिडिल क्लास की? मैं जब से तुम्हें जानती हूँ तब से तुम बस में या मेट्रो में धक्के खाते हो। अरे सोचो, अगर मैं तुमसे दोस्ती करूंगी तो मैं भी ऐसे ही ट्रैवल करूंगी। तुम्हें पता है मेरी सैंडल 45 की है, इतने में तो तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वो क्या कहते हैं, इंसान को अपनी औकात के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। होप यू गॉट इट नाउ। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो उर्वी। पुष्कर की आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन किसी तरह पुष्कर ने अपने आंसुओं को पलकों पर रोक रखा था। लेकिन उर्वी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसने तपाक से कहा, बेइज्जती नहीं, तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। मैं तुमसे बात कर लेती हूँ, इतनी खुशी बहुत है तुम्हारे लिए। उर्वी आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया और वो उस मैसेज का रिप्लाई देने में बिजी हो गई। और तभी पुष्कर को भी मौका मिल गया कि वो गर्दन नीचे झुकाकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ सके और छिपी हुई नजरों से आसपास मौजूद उन सभी लड़के और लड़कियों को देख सके जो इस समय उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ उस पर तरस खा रहे थे। पुष्कर ने अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब का लाल फूल वापस से अपनी जेब में रख लिया और फिर से नजर उठाकर उर्वी की ओर देखने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना तो उर्वी की ओर देखने की और ना ही वहां से उठने की। मैं चलती हूँ पुष्कर, मुझे अपने किसी दोस्त के साथ जाना है, उर्वी ने कहा और अपना बैग संभालने लगी। लेकिन तभी धीमी आवाज में पुष्कर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम किससे मिलने जा रही हो। ये वही कमीना आयान है ना? मैंने उसके मैसेजेस तुम्हारे फोन में पढ़े थे। कितनी गंदी और छिछोरी बातें करता है वो, और तुम उसे अपने साइज भी बता रही थी। क्या तुम्हें ऐसी बातें उसे करनी चाहिए? पुष्कर ने धीमी आवाज में उर्वी से कहा, लेकिन जैसे उसने आग में घी डाल दिया था। उसकी बात खत्म होते ही उर्वी जोर से चिल्लाई, What the hell? You creep! You bloody despo! How dare you touch my phone? उर्वी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास जितने भी लड़के और लड़कियां खड़े थे वो सब उन दोनों की ओर ही देखने लगे और पूरे कॉम्प्लेक्स में उर्वी की आवाज फैल गई। उस ओपन रेस्टोरेंट का मालिक चक्रधर भी वहां आ पहुंचा था। देखिए, आप दोनों को लड़ाई करनी है तो प्लीज यहां से चले जाइए, यहां तमाशा मत बनाइए, मेरे बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, चक्रधर ने तेज आवाज में पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। पुष्कर ने उर्वी को शांत होने का इशारा किया, लेकिन उर्वी का पारा बहुत हाई था। उसने अचानक ही सामने रखी हुई प्लेट्स और वैलेंटाइन डे के डेकोरेशन के लिए रखा गया फ्लावर पॉट उठाया और जमीन पर
पटक दिया। तुम आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, समझे? उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा और चल पड़ी। पुष्कर भी उर्वी के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाया, उर्वी रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पुष्कर दौड़ते हुए उर्वी के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी चक्रधर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, अरे तू कहां जा रहा है बे? ये जो सामान टूटा है उसका पैसा तेरा बाप देगा। तमीज से बात करो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? पुष्कर ने अपना हाथ चक्रधर से झड़कते हुए कहा, तमीज के साथ ही ऐसा चाटा मारूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। साले डेढ़ पसली तू सिखाएगा मुझे तमीज? पैसे निकाल मेरे। चक्रधर आगे बढ़ा और पुष्कर को गले से पकड़कर बोला। आसपास के सभी लोग पुष्कर का तमाशा बनते हुए देख रहे थे। लड़की पटाने चले हैं और जेब में 2 आने नहीं होते तुम जैसों के। तू यहां से जाएगा नहीं जब तक मेरे पैसे नहीं देगा, समझा? चक्रधर ने पुष्कर को गले से खींचते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और तू मेरी शर्ट छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। पुष्कर ने भी चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। पुष्कर को बड़ी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर अचानक ही पुष्कर ने चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके गाल पर एक चांटा चढ़ दिया और यही पुष्कर की सबसे बड़ी गलती थी। चांटा लगते ही चक्रधर ने पुष्कर की गिरेबान तो छोड़ दी थी, मगर फिर वो आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का पुष्कर के पेट में दे मारा। आह! डर से बिलबिलाता हुआ पुष्कर नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल पुष्कर ने देखा कि चक्रधर और उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसके साथ ही लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। साले, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? गंदी गंदी गालियां देते हुए चक्रधर और उसके 4-5 आदमी पुष्कर पर टूट पड़े थे और पुष्कर को बुरी तरह से मार रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग पुष्कर को ऐसे पीटते हुए देख तो रहे थे, पर उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश भी करे। प्लीज बचाइए मुझे, प्लीज कोई पुलिस को कॉल करो, पुष्कर चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे सभी बुत बने हुए उसकी ओर देखे जा रहे थे और तभी पुष्कर के चेहरे पर चक्रधर के आदमी ने जोर से लात मारी, जिससे पुष्कर के मुंह से तेजी से खून बहने लगा। साले, मुझ पर हाथ उठाएगा तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? ये आखिरी शब्द थे जो पुष्कर के कानों में पड़े और उसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगी थी। धुंधली आंखों से वो उसी फूल को निहार रहा था जो उर्वी को देने के लिए लाया था और अब वो उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जा चुका था। आसपास के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हटा दो और पुलिस को कॉल कर दो। कह देंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन लड़की के चक्कर में 2 ग्रुप की लड़ाई हो गई। बाकी हमें नहीं पता कि लड़कों ने इसे मारा है। जल्दी करो, पुलिस वाले से अस्पताल पहुंचा देंगे। यही मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, चक्रधर ने अपने आदमियों से कहा। इस घटना के लगभग 2 महीनों के बाद, हे महादेव, ये क्या है? मेरा पूरा शरीर लाल क्यों होता जा रहा है? ओह नहीं नहीं, क्या मैं जल रहा हूँ? पुष्कर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ अपने शरीर को लाल रंग में बदलते हुए देख रहा था। पुष्कर आज फिर उसी कॉम्प्लेक्स में अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त श्रावणी के साथ आया था, लेकिन यहाँ तक फिर से उसे वो ही दिन याद आ गया था। पुष्कर का मन इतना दुखी था कि वो भागकर टॉयलेट में आकर छुप गया, लेकिन जैसे ही पुष्कर ने बाथरूम के मिरर में अपना चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया। अचानक ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा था। सांप, सांप, उफ, नहीं मुझे छोड़ दो, कहां से आए हो तुम? ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक ही पुष्कर को अपनी छाती और नाभि से 2 सांप निकलते हुए दिखाई दिए, जिनमें से काले और एक नीले रंग का था। ओम ओम ओम, ये शब्द पुष्कर के मुंह से ही निकल रहे थे, मगर आवाज उसकी नहीं थी। तेजी से फुंकार मारते हुए वो दोनों सांप उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम कौन हो? मुझे बताओ प्लीज, क्या तुम्हें मेरे महादेव ने भेजा है? पुष्कर महादेव का भक्त था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके शरीर में इतने खौफनाक बदलाव के साथ साथ उसके अंदर से ओम की ध्वनि भी आने लगेगी। बाहर से दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये श्रावणी की आवाज थी जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, पुष्कर क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? ऐसे छुपकर भागने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उधर बाथरूम के अंदर पुष्कर शीशे के सामने खड़ा था और अपने शरीर पर उभर रहे नीले और काले रंग के बेहद डरावने सांपों की ओर देख रहा था।
पुष्कर ने मिरर में देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि उनमें किसी ने खून की बूंदें डाल दी हो। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, पैर कांपने लगे थे। और हो भी क्यों ना, अपने शरीर पर ऐसे डरावने सांपों को देखकर कौन चीख पुकार नहीं करने लगेगा। फिर अचानक ही पुष्कर की आंखें फैलने लगी और उसने देखा कि उसके दोनों कंधों पर वो दोनों सांप फर उठाए सामने की ओर ही देख रहे थे। पुष्कर सामने के मिरर में उन सांपों को अपनी ओर देखते हुए देखकर बुरी तरह से डर रहा था। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इस गेट को तोड़वा दूं? आज पूरे 2 महीने बाद तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हो। कॉलेज एग्जाम्स कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे डरपोक की तरह हर बात पर बाथरूम में छुप जाओगे तो कैसे चलेगा? और तुम अंदर बैठकर ना जाने क्या कर रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने परिवार को? तुम बाहर आते हो या नहीं? श्रावणी ने तेज आवाज में पुष्कर को धमकी देते हुए कहा। लेकिन पुष्कर के कानों में श्रावणी की यह आवाज पड़ ही नहीं रही थी। वो तो इस समय उन सांपों की आंखों में देख रहा था जो सीधे उसकी ओर ही घूर रहे थे। अचानक ही पुष्कर ने उनमें से काले सांप की आंख में घूरा और पुष्कर के सामने का नजारा ही बदल गया। उसने देखा कि वो खुद एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है, जहां ऊपर आकाश से सांपों की बारिश हो रही थी, जो नीचे खाई में गिरते जा रहे थे। फुंकारे मारते हुए सांप नीचे गिरकर खाई में इकट्ठे हो रहे थे। ये बहुत ही डरावना सीन है। पुष्कर की सांसें फूल रही थी। वो वहां से हटना चाहता था, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों के नीचे की चट्टान धीरे धीरे जमीन में धंस रही है और वो खाई की ओर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? रोको इस चट्टान को। लेकिन चट्टान नीचे धंसती ही जा रही थी और पुष्कर और सांपों के बीच की दूरी खत्म होती जा रही थी। पुष्कर कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है? वो काले सांप कहाँ से आए थे? 2 महीने तक पुष्कर हॉस्पिटल में क्यों था? क्या उर्वी पुष्कर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है? जानने के लिए सुनिए ओमकारा की एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। में खड़ा हुआ था और अपने अंदर के उस खौफनाक और भयंकर तूफान और आपस में उलझे हुए सांप बिल्कुल सामने नजर आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक पुष्कर ने देखा कि एक बड़े आकार वाला सांप उसी की ओर अपना फन फैलाए हुए देख रहा है। पुष्कर बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। और अगले ही पल उस फुंकारते हुए लाल आंखों वाले सांप ने पुष्कर की ओर छलांग लगा दी। पुष्कर ने उससे बचने के लिए अपना हाथ लहराया और तभी कांच के टूटने की तेज आवाज आई। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या नहीं? और कांच के टूटने की आवाज के साथ ही पुष्कर के कानों में श्रावणी की आवाज भी पड़ी। पुष्कर ने देखा कि उसके हाथ से बाथरूम का मिरर टूटकर नीचे गिर गया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही है। आखिर हो कौन तुम? पुष्कर बड़ी मुश्किल से सांस खींचता हुआ बोला। फिर पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और देखा कि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से लाल हो गया था। ये क्या है? क्या मैं जल गया हूं? पुष्कर ने खुद से कहा। पुष्कर ने आह भरी और बाथरूम के मिरर की ओर देखा, जो मकड़ी के जाल की तरह टूटकर नीचे गिर गया था। वो सांप, वो खाई, क्या था वो सब? ओह गॉड, कितना डरावना था वो सीन, पुष्कर ने कहा। पुष्कर के मुंह से निकले ये शब्द खत्म ही हुए थे कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खुल गया और श्रावणी तेजी से अंदर गिरी। वो दोनों एक दूसरे के गले से चिपक गए और एक साथ जमीन पर गिर पड़े। पुष्कर को केवल ये महसूस हुआ कि उसकी बाहों में बैठी लड़की से हल्की सुगंध आ रही थी। गर्म और मुलायम मांस, गुलाबी कमर और पुष्कर के हाथ श्रावणी के कमर के निचले हिस्से को जोर से पकड़े हुए थे। श्रावणी का नाजुक चेहरा, जो पहले सिर्फ गुस्से में लाल था, अब वह शर्म और गुस्से से लाल दिख रहा था, क्योंकि श्रावणी की छाती पुष्कर के सीने में धंस चुकी थी। इस समय वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसकी श्रावणी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रावणी, पुष्कर जैसे नींद से जागा हो। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग गया था।
पुष्कर के शरीर पर उभरे वो नीले और काले रंग के सांप गायब हो चुके थे। हालांकि उसे अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसके हाथ श्रावणी के खूबसूरत शरीर के कौन से हिस्से पर हैं। पुष्कर अभी तक भौचक्का था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्कर, तुम क्या कर रहे थे? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, श्रावणी ने दबी हुई आवाज में कहा। और उसके साथ ही श्रावणी ने खुद को पुष्कर की मजबूत पकड़ से छुटाते हुए अपनी गुलाबी मुट्ठी से गुस्सा निकालने के लिए पुष्कर की छाती पर 2 बार मुक्का मारा। हालांकि ये दोनों मुक्के श्रावणी ने अपनी शर्म छुपाने के लिए पुष्कर की छाती पर जड़े थे। उन दोनों मुक्कों के साथ ही पुष्कर को याद आया कि श्रावणी तो उसके स्कूल की दोस्त है और आज वो दोनों यहाँ नॉर्थ कैंपस में अपने कॉलेज में आए थे। जिसके बाद अचानक ही श्रावणी ने उससे इस कॉम्प्लेक्स में आने के लिए कहा था, जहां पिछली बार वो उर्वी के साथ आया था और चक्रधर ने उसकी पिटाई की थी। अरे तुम जल्दी से अपना हाथ हटाओ। श्रावणी अचानक शर्म से चिल्ला उठी। यह एक अनजाने में हुई गलती थी। वैसे तुम मेरे ऊपर हो तो पहले तुम्हें ही उठना होगा, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने वास्तव में अपना हाथ श्रावणी के शरीर के उस हिस्से पर रखा हुआ था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। यह सुनते ही श्रावणी चिल्ला उठी। वह इस समय एक आकर्षक ऑक्टोपस की तरह पुष्कर के शरीर पर सवार थी। मैं जानती हूं ये सब किसी गलती है, श्रावणी ने खुद को संभालते हुए कहा। पुष्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्यार में टूटे हुए आशिक हो गए हो? क्या तुम्हें खुद को इस तरह बंद करके आत्महत्या करने की जरूरत है? श्रावणी उठी और शर्मनाक चेहरे के साथ पुष्कर को दोष देते हुए बोली। श्रावणी जमीन से तो उठ चुकी थी लेकिन अपने कपड़े संभालना भूल गई थी और तभी पुष्कर की नजर सीधा उसके टॉप के ऊपर के खुले बटन पर जाकर टिक गई। पुष्कर को यकीन नहीं आ रहा था कि श्रावणी इतनी बड़ी हो चुकी है। श्रावणी ने जैसे ही पुष्कर की नजरों का पीछा किया तो उसने झट से अपने टॉप का बटन बंद करने की कोशिश की, मगर बटन टूट चुका था और इस समय श्रावणी के पास शर्मा कर अपनी आंखें झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी पुष्कर का ध्यान भी उसके ऊपर से हट गया। मैं टूटा हुआ आशिक हूं, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी सिर्फ अयान के साथ बात कर रही थी, लेकिन तुम इतने मूर्ख थे कि तुमने इसे सीरियसली ले लिया। मैं कुछ समय से तुम्हें कुछ बदला हुआ देख रही हूं पुष्कर, श्रावणी ने कहा। पुष्कर ने श्रावणी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि वो जानता था कि श्रावणी सच बोल रही है। कुछ ही देर पहले उसके शरीर पर गहरे काले और नीले रंग के सांप मंडरा रहे थे और अचानक ही वो सब गायब हो गए, जिनके बारे में पुष्कर को खुद भी कुछ नहीं मालूम था। और तो और पिछले कुछ समय से उसके अंदर से अचानक ही ऐसी आवाजें आती थी। तभी श्रावणी ने अपने गुलाबी होंठ दांत से काटे और धीमी आवाज में शिकायती लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या अच्छा है, लेकिन तुम उसके लिए इस तरह बेचैन क्यों हो? श्रावणी ने पुष्कर से कहा। लेकिन अचानक ही पुष्कर की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से निकला, आज मैं इस चक्रधर का खून पी जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो पुष्कर? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ओह, तुम्हारी आंखें? श्रावणी ने अचानक ही पुष्कर के उस बदले हुए रूप को देखा। पुष्कर बाथरूम से बाहर निकल चुका था और उसके कदम चक्रधर की ओर बढ़ चुके थे। फुंकार मारते काले और नीले सांप पुष्कर के दोनों कंधों पर फिर से आ चुके थे। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने चक्रधर को मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे उसका खून नहीं करना है। पुष्कर ने अपने कंधे पर बैठे सांप को फुंकारते हुए देखकर कहा। पुष्कर के कहते ही काला सांप उसके कंधे से उठते हुए सीधे उसकी आंखों के सामने आ गया और बोला, अब तुम हमारे संरक्षण में हो, तुम्हें अपने बदले को पूरा करना ही होगा। काले सांप ने पुष्कर से कहा, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। पुष्कर ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम पर फिर से हमला होता है तो हमें उस हमले का जवाब देना ही होगा, फिर चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। काले सांप ने पुष्कर से कहा, लेकिन किसने दिया तुम्हें यह आदेश? कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? पुष्कर ने उस फुंकारते हुए सांप से पूछा। अभी इस बात का समय नहीं आया है, समय आने पर तुम्हें साफ पता चल जाएगा। ये कहकर पुष्कर के कंधे पर बैठा वो सांप गायब हो गया था और अब पुष्कर
चक्रधर के सामने आ पहुंचा था। चक्रधर, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुष्कर ने चक्रधर के सामने आने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे तू फिर आ गया? लगता है पिछली बार तू भूल गया है। पिछली बार तो सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी थी, इस बार तेरी अर्थी यहां से निकलेगी। साले डेढ़ पसली। चक्रधर ने कहा, वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मेरी अर्थी निकलेगी या तेरी हड्डियां टूटेंगी। पुष्कर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, देख, आज मुझे परेशान मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहकर चक्रधर अपने मोटे शरीर को लेकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और पुष्कर पर ताना मारते हुए बोला, पैसे तो तुम्हारे जैसे फकड़ों के पास होते नहीं, फिर क्यों मुंह उठाकर यहां चले आते हो? पुष्कर चक्रधर के सामने खड़ा हुआ था और अपने अंदर के उस खौफनाक और भयंकर तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुष्कर जानता था कि उसके अंदर की ये ताकत चक्रधर और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए काफी है। अचानक ही पुष्कर ने अपने आराध्य शिव शंकर को याद किया। हे महादेव, मैं इसका खून नहीं करना चाहता, प्लीज मेरे अंदर के इस गुस्से को शांत कर दो, वरना आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। फिर पुष्कर ने चक्रधर से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे सामान की क्या कीमत है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे सामान का हर्जाना भर सकूं, लेकिन तुम अपनी नहीं बल्कि उस सड़े हुए आदमी अयान के शब्द बोल रहे हो। यह सुनते ही चक्रधर शांत हो गया था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वो गुस्से में खड़ा हो गया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर अयान को बीच में क्यों लाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अयान से उसकी गर्लफ्रेंड छीनना कोई मजाक है? खैर, मैं तुम्हें ये बात अच्छे से बता देना चाहता हूं बेवकूफ लड़के, अगर तुमने मिस्टर अयान और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जान मेरी नहीं, तुम्हारी जाएगी। तुम इस रेस्टोरेंट की आड़ में कौन कौन से काम करते हो, उन सब की जानकारी है मेरे पास। तुम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि चोरी छुपे शराब भी बेचते हो, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा था और उसकी बात सुनते ही चक्रधर के चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन पुष्कर यही नहीं रुका और वो आगे बोला, लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं, और क्या क्या नशे की चीजें तुम कॉलेज के लड़के लड़कियों को सप्लाई करते हो, मुझे सब पता है। चक्रधर की आंखें फैलने लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्कर उसके बारे में इतना कुछ जानता है। ठीक है, आज से पहले जो भी हमारे बीच में हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और मैं भी भूल जाता हूं, और अपनी पिछली गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चक्रधर ने बात को संभालते हुए पुष्कर से कहा, ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है जब तक कि तुम खुद मेरे रास्ते में नहीं आते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पुष्कर ने चक्रधर से कहा। पुष्कर वापस जाने के लिए मुड़ चुका था, क्योंकि उसे अभी यह पता लगाना था कि उसके शरीर के साथ यह अजीबोगरीब घटना क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही पुष्कर बाहर जाने लगा, तभी चक्रधर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की तेजी से भागती हुई वहां आ गई और चिल्लाते हुए बोली, सर, एक बूढ़ी औरत कैबिन में बेहोश हो गई है, आप जल्दी चलिए। लेकिन पुष्कर ने उस लड़की की बात को अनसुना करके बाहर जाने का मन बना लिया था, मगर जैसे ही वो बाहर आया तो उसे श्रावणी कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे, लड़की कहां गई? अभी तो मैं उसे यहीं पर छोड़कर गया था, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने रेस्टोरेंट के अंदर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि श्रावणी उसी ओर भागी चली जा रही है जहां वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी। पुष्कर भी ना चाहते हुए उसी ओर चल पड़ा। श्रावणी, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से, मैंने चक्रधर से समझौता कर लिया है, पुष्कर ने श्रावणी के पास जाकर कहा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुम चक्रधर की ओर गए थे, मैं तो डरी गई थी, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, श्रावणी ने राहत की सांस लेते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था कि श्रावणी उसके उस रुद्र रूप की बात कर रही थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। पुष्कर तो बस यही जानता था कि आज उसने कितनी मुश्किल से अपने आप से चक्रधर को बचाया था। तभी पुष्कर के कानों में उस बूढ़ी औरत के पति की रोने की आवाज पड़ी। देखो ना पुष्कर, इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है, ये बेचारी बेहोश हो गई है, श्रावणी ने सामने फर्श पर बेहोश लेटी हुई बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर उस बूढ़ी औरत और उसके पति की ओर देखा। उसके साथ में उसका पति विलाप कर रहा था और बाकी लोग खड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत अपनी सांसें खो चुकी। क्या पुष्कर उस बूढ़ी औरत की जान बचा पाएगा? क्या पुष्कर अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।